हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दोबारा स्वागत है आपका रेड पॉइंट एजुकेशन में। आई एम डॉक्टर अजमी नकवी। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड में हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था 2021 का जनरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का एमएलटी का क्वेश्चन पेपर। कुछ पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था अपनी पिछली वीडियो में, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक उससे आप रेफर कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चंस में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में क्लॉट नहीं होता। क्यों नहीं क्लॉट होता भाई? कौन सी ऐसा एजेंट है जिसकी वजह से ब्लड हम लोग का क्लॉट नहीं होता और लगातार बहता रहता है? तो इसमें ऑप्शंस है फिब्रिनोजन, विटामिन के, थ्रोम्बिन या हेपेरिन। तो आप लोग को इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है हेपेरिन। हेपेरिन वो एजेंट है जिसकी वजह से हम लोग का ब्लड जो है वो वेसल्स में क्लॉट नहीं होता। फिब्रिनोजन क्या होता है? फिब्रिनोजन हम लोग के ब्लड को क्लॉट कराता है। फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है और हम लोग के ब्लड के क्लॉटिंग में जब भी हम लोग को चोट लगती है तब, या हम लोग के बॉडी में कोई ब्लीडिंग होती है, उसको क्लॉट करने में हेल्प करता है। विटामिन के भी हम लोग की बॉडी में क्लॉटिंग के टाइम क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और सिमिलरली थ्रोम्बिन भी, तीनों चीजें फिब्रिनोजन, विटामिन के, थ्रोम्बिन हम लोगों के ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करता है। जबकि हेपेरिन जो है, जो कि हम लोग के ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग नहीं होने देता। तो स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है इरिवर्सिबल सेल इंजुरी इन सेल्स। इरिवर्सिबल मतलब बताया था वो कोई ऐसी चीज जो वापस अपने ओरिजिनल सिचुएशन में ना आ पाए। मान लीजिए कोई एक बॉल है, आपने लेकर बॉल को दबा दिया, बॉल तो हो गई खराब, अब वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ सकती, तो वो हो गया इरिवर्सिबल। वापस अपनी पोजीशन में ना आ पाना, उसको हम लोग इरिवर्सिबल कहते हैं। तो इरिवर्सिबल सेल इंजुरी जो होती है वो आपको कौन सी सिचुएशन में दिखाई देगी? तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा लोग, फर्स्ट, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए आप लोग सब ने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी जनरेट करता है। दैट मीन्स कि वो हम लोगों की बॉडी की करेंसी जो होती है, जो एनर्जी का, समझ लो कि वो हम लोग की बॉडी का रुपया है जिसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर डिपोजिशन हो गया कैल्शियम का और माइटोकॉन्ड्रिया लीकी हो गया, उसमें लीक्स आ गए, तब वो सेल की डेथ वो होनी ही होनी है, इनएविटेबल है, आप उसको नहीं रोक सकते। जबकि बाकी जो चीजें हैं, ऑप्शन नंबर बी सी डी, ये भी सेल इंजरी के टाइम में होता है। सेल स्वेलिंग भी होती है, माइटोटिक फिगर भी होता है, और राइबोसोमल डिटैचमेंट मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम लगे होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तो वो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हट जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। ये भी होता है सेल इंजरी में। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये ये अगर हम लोग बोलेंगे इनमें से सबसे इरिवर्सिबल कौन सा प्रोसेस है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। ओ भाई, देखने में बड़ा लग रहा है। ओह देखो तो क्या बड़ा है, देखते हैं बड़ा है या नहीं है। क्या क्वेश्चन है? All of the following are typically associated with the loss of 40% of the circulating blood volume। भाई क्या कहता है ये क्वेश्चन? मान लीजिए आपकी बॉडी में 40% ब्लड जो आपकी बॉडी में बह रहा था वो लॉस हो गया, भाई एक्सीडेंट हो गया, या आप समझ लीजिए कि आपका कोई और ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से आपकी बॉडी का 40% ब्लड जो बह रहा था वो लॉस हो गया। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ 40% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। फिर वही आ गया बच्चा क्वेश्चन, एक्सेप्ट, मतलब कि ये चारों सेंटेंसेस सही हैं।
कब सही है? जबकि 40% हम लोग का ब्लड लॉस हो गया है बॉडी में से, एक्सेप्ट वन। एक ऑप्शन के एक ऑप्शन को छोड़कर बाकी ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? पहला ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। जब 40% ब्लड लॉस हो जाता है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा? यस, होगा। वो इसलिए क्योंकि ब्लड का जब वॉल्यूम कम हो गया है तो ब्लड प्रेशर उसका डाउन हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन द सेंट्रल वेनस प्रेशर। यस, सेंट्रल वेनस प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन द हार्ट रेट, नहीं, हार्ट रेट बॉडी की इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि बॉडी में ब्लड कम है। अब हार्ट अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो तेज तेज से पंप करे ताकि बॉडी के सारे पार्ट्स को ब्लड मिल पाए। तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है, यहाँ पे होना चाहिए इंक्रीज इन द हार्ट रेट। आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा ताकि हम लोग का ब्लड जो हार्ट है पूरा ट्राई करेगा कि ब्लड पूरी बॉडी में अच्छे से परफ्यूशन हो जाए। डिक्रीज द यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट तो डिक्रीज हो ही जाता है। कहने का मतलब है कि यूरिन कब, अगर बॉडी में 40% ब्लड लॉस हो गया तो यूरिन बॉडी कोशिश करेगा कि यूरिन के जरिए जो पानी है वो कम निकले ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो बॉडी के अंदर बरकरार रहे। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी है। अगर 40% ब्लड का लॉस हो गया तो हार्ट रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। तो बच्चा लोग सबको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। तो फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 इज एपोप्टोसिस इज, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। एपोप्टोसिस क्या होता है? व्हाट इज एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस एक टाइप का सेल डेथ है, सेल इंजुरी है। तो बहुत आराम से हम लोग इसका आंसर बताएंगे, ये एक टाइप की सेल इंजुरी है। तो एपोप्टोसिस इसका राइट 17 का राइट आंसर है, आंसर नंबर बी। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको फट से करो और आगे बढ़ो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बढ़ते हैं आगे बच्चा लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन ऑल फॉर्म ऑफ शॉक? शॉक जब होता है, जब भी कोई सेल, कोई टिश्यू, वहां पर हम लोग का ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाता, दैट मीन्स कि वहां पे ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता, न्यूट्रिएंट ठीक से नहीं पहुंच पाता, उसको हम लोग शॉक कहते हैं। शॉक अलग अलग टाइप का होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, सेप्सिस शॉक होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बॉडी में किसी भी टाइप का शॉक लगता है तो जनरल सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है सभी टाइप के शॉक में? देखिए हम बताते हैं। बॉडी में हाइपोवोलेमिक शॉक में आप लोगों के बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। दैट मीन्स मान लीजिए खुदा ना करे, भगवान ना करे, कभी आपके किसी को एक्सीडेंट हो गया, ब्लड बहुत ज्यादा निकल गया, या किसी कोई जल गया, तो उसमें उसमें भी जो आपके जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाएगा, तो ब्लड में भी पानी कम हो जाएगा। तो उसमें वो हम लोग का कहलाता है हाइपोवोलेमिक शॉक। ओके, उस टाइम में हम लोग की बॉडी में ब्लड ही कम हो जाता है। तो इसका में राइट आंसर, सभी शॉक में सबसे कॉमन जो चीज देखी गई है वो है इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। मतलब कि ब्लड जो है वो टिश्यू में नहीं पहुंच पाता। इम्पेयर्ड मतलब कुछ गड़बड़, कुछ कम। तो कोई भी टाइप का शॉक होगा, चाहे वो हाइपोवोलेमिक शॉक हो, दैट मीन इसका मतलब कि ब्लड का वॉल्यूम बॉडी में कम हो गया है। ये कार्डियोजेनिक शॉक हो, मतलब कि आपकी बॉडी में ब्लड की वॉल्यूम तो ठीक है, लेकिन आपका हार्ट जो पंप कर रहा है वो ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड जो है वो बॉडी के सब पार्ट्स में नहीं पहुंच पा रहा है। या वो सेप्सिस शॉक किसी बैक्टीरिया की वजह से हो। अगर इन सबों में देखेंगे तो राइट आंसर जो होगा, सभी में जो कॉमन फीचर होगा, जो कॉमन एक जो कैरेक्टर देखने को आप सबको मिलेगा, वो है इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। सो 18th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19।
19। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 19? क्वेश्चन नंबर 19 है लिक्विफेटिक नेक्रोसिस। नेक्रोसिस भाई बताया था एक ऐसा टाइप की सेल इंजरी जिसमें जब वो सेल मरता है तो आसपास इंफ्लेमेशन पैदा कर देता है। जब इंजरी होती है तो उस सेल में इंजरी होती है, लेकिन आसपास के जो सेल्स होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, उन पे भी असर पड़ता है। अलग अलग टाइप के नेक्रोसिस होते हैं, लिक्विफेटिक नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। तो लिक्विफेटिक नेक्रोसिस में आप लोग को एक लिक्विड वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तब ये वाला नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ब्रेन। ब्रेन में लिक्विफेटिक नेक्रोसिस देखने को मिलता है। आप लोग सब याद रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आ गया। चलिए बच्चे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप्स आफ्टर। हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि शॉक अगर आपकी बॉडी में किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को बर्न हो गया, मतलब कोई जल गया, या किसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा उल्टियां लग गई, तो बॉडी में जो पानी है उसकी कमी हो जाती है। जब पानी पानी की कमी होगी तो ब्लड में भी वाटर की लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इस टाइप के शॉक को, जबकि बॉडी में ब्लड ही कम हो जाए, उसको हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं। तो ये बताइए कि हाइपोवोलेमिक शॉक कब डेवलप होता है, कब होता है? जबकि आपकी बॉडी में 10% ब्लड लॉस हो, या आपकी बॉडी में 20% ब्लड लॉस हो, या 30% ब्लड लॉस हो, या 40% ब्लड लॉस हो। तो बेटा देखिए, अगर आपकी बॉडी में 20% ब्लड लॉस, सॉरी, अगर आपकी बॉडी में 20% ब्लड लॉस होगा तो वो एक माइल्ड शॉक, माइल्ड हाइपोवोलेमिक शॉक कहलाएगा। मतलब वो माइल्ड सिचुएशन होगी। अगर आपकी बॉडी में 20 से 40% ब्लड लॉस होगा तो वो मॉडरेट कहलाएगा, और 40% से ऊपर ब्लड लॉस होगा तो वो सीवियर कहलाएगा। फिर तो बंदे को बचाना बड़ा मुश्किल है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक जो है वो 20% ब्लड लॉस से शुरू हो जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 20%। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है 20% से, और अगर 40% पे आ गया तब तो फिर उस बंदे को बचाना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान है कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन ठीक से नहीं मिले तब आपकी बॉडी जो है वो माल नरिश्ड हो जाएगी। तो कौन सी बीमारी होगी? ओके, तो आप लोग सबको मालूम होगा क्वाशरकर और मारासोमस नाम की बीमारियां जो होती हैं वो प्रोटीन की कमी से होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैरासोमस। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब तो बड़े सीधे सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, अब मजा आ रहा है। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंड्रोम इन विच द इंडिविजुअल सोमैटिक सेल कंटेन 3 सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स एक्स। ओके, आप लोग ने जेनेटिक डिसेबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा अलग अलग सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसोमी 21, 21st क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। सुपर फीमेल जो होता है वो होता है एक्स एक्स एक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टर्नर सिंड्रोम होता है एक्स ओ। ओके, नाइल फिल्टर सिंड्रोम होता है एक्स एक्स वाई। याद कर लीजिए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। वेरी नाइस, बढ़ते हैं आगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, अल्कोहलिज्म। भाई शराब पीना, अल्कोहलिज्म कॉजिंग फैटी एसिड सिंड्रोम। जो शराब पीता है उसके लिवर में, उसका लिवर फैटी लीवर हो जाता है, वो फैटी लीवर हो जाता है, और उस सिंड्रोम को, उस बीमारी को कहा जाता है फैटी एसिड सिंड्रोम। को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिरोहोसिस। ओके, अल्कोहलिज्म कॉजिंग फैटी एसिड सिंड्रोम इज कॉल्ड द सिरोसिस। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ द हाई एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। अगर किसी को बहुत हाई रेडिएशन दी जाए तो इनमें से क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल खत्म हो जाएंगे, या उसके बाल ही उड़ जाएंगे, या उसका टूथ उड़ जाएंगे मतलब दांत गिर जाएंगे, या उसका पैर में फ्रैक्चर हो जाएगा। कहने का मतलब है इनमें से बॉडी का कौन सा पार्ट है जो वीक हो जाएगा? तो भाई राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपने देखा होगा कि कीमोथेरेपी में या रेडिएशन थेरेपी में जो कि कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है उनके बाल उड़ जाते हैं। क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं उन पे बहुत जल्दी असर होता है। और आप लोग को मालूम है, आप लोग के जो बाल होते हैं वहां पे वो फास्ट ग्रोइंग सेल्स है, वो आप एज हो जाती है तब भी वहां पे वो ग्रो होता रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा रेडिएशन दिया जाएगा तो वो रेडिएशन जो है वो फास्ट ग्रोइंग सेल्स पे ज्यादा, जो वो सेल्स जो जल्दी जल्दी माइटोसिस कर रहे हैं उन पे सबसे ज्यादा असर होगा। सो ऑप्शन का इसका 24th के क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, सब एंजॉय कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यस इस पेपर में तो हम फुल में फुल लाने वाले हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, अ मैन विद अ एनलार्ज ब्रेस्ट स्पार्स होगा इसमें, स्पार्स हेयर ऑन द बॉडी एंड सेक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स एक्स वाई। मतलब ऐसा कौन जिसका की जेनेटिक मेकअप है एक्स एक्स वाई, वो उसका जो सेक्स है वो मेल है, वो मेल है और उसका ब्रेस्ट भी एनलार्ज्ड है। तो इसमें से आप लोग देखिए कि किसका जो है वो जेनेटिक मेकअप एक्स एक्स वाई है। डाउन सिंड्रोम का क्या होता है? ट्राइजोमी 21 होता है। नाइल फिल्टर सिंड्रोम का होता है एक्स एक्स वाई और ये मेल होता है। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट इज टंडन सिंड्रोम जो होता है उसका जेनेटिक मेकअप एक्स ओ होता है, और एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो ट्राइजोमी 18 होता है। जिस तरीके से डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी 21 है वैसे एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइजोमी 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है नाइल फिल्टर सिंड्रोम। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, इस पेज का जो पीडीएफ है उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और जो पिछला जो वीडियो था जिसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक किया था उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आगे बहुत सारी आपकी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आने वाली हैं। उसमें सारे आपके जो अलग अलग इम्यूनोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, सब कवर कर किया जाएगा। इसलिए फटाफट बच्चा लोग आप लोग सब्सक्राइब करो और इसको लाइक करो, और आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपकी मैम कैसा पढ़ा रही हैं। जहां अच्छा नहीं लगे वो भी करो, जो अच्छा लगे वो भी करो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिकेटिव ऑफ हीमोरेज। हीमोरेज का इंडिकेशन क्या नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है मिलेनोसिस। मिलेनिन क्या होता है? मिलेनिन हम लोगों का वो पिगमेंट होता है जो कि हम लोगों की स्किन में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग की स्किन में कलर होता है। और मेलानिन जो होता है, मेलानिन वो पिगमेंट होता है, और अगर कहीं पे मेलानिन का एबनॉर्मल मतलब गलत तरीके से मेलानिन कहीं जमा होने लगे उसको हम लोग कहते हैं मिलेनोसिस। तो हीमोरेज जो है उसमें मेलानोसिस नहीं होता। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बच्चों। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 27? क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज ग्लॉसी होगा। क्या स्पेलिंग है? ग्योल्सी? नो 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 नो, ये तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई दे रहा है। ग्लॉसी, ओपेक एंड चॉकी वाइट, कौन सा नेक्रोसिस है भाई? कोगुलेटिव, लिक्विफेटिव,
केशियस या फैट, कौन सा ऐसा नेक्रोसिस है, कौन सा ऐसा सेल टाइप है, सेल डेथ है जिसमें ग्लॉसी और चौकी वाइट आपको देखने को मिलता है। आप रॉबिन्स देखेंगे, रॉबिन्स में आपको ये साफ साफ ये पिक्चर दिखाई दी है जहां पे आपको चौकी वाइट कुछ सब्सटेंस दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग देखिए बच्चों, जब फैट नेक्रोस, यहाँ पे जिस पोर्शन में बॉडी में फैट बहुत ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में फैट बहुत ज्यादा होता है, अगर वहां के सेल इंजुरी हुई और वहां पे सेल डेथ होने लगी, वहां पे आप लोग को दिखाई देगा चौकी वाइट सब्सटेंसेस। तो इसका राइट आंसर है फैट नेक्रोसिस। कौन सा नेक्रोसिस है जहां पे आपको चौकी वाइट, ग्लॉसी और अपेक दिखाई देगा। चौकी मतलब है चौक जैसा, सफेद चौक जैसा दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, फैट नेक्रोसिस। 28, प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 28 कहता है सबसे कॉमन साइट थ्रोम्बोसिस की क्या है भाई? आप लोगों ने थ्रोम्बोसिस, इस्कीमिया, हाइपोक्सिया, एम्बोलिज्म पढ़ा होगा। थ्रोम्बोसिस, ओके, हम लोग के ब्लड जहां नहीं, ब्लड कहीं पे रुक गया, हम लोग की वेसल्स में ब्लड बह रहा है, किसी रीजन से थ्रोम्बस बन गया। ओके, थ्रोम्बस बन गया और ब्लड नहीं बह, वहां से ब्लड नहीं बह पा रहा है, उससे आगे नहीं जा पा रहा है, टिश्यू की डेथ हो जाएगी वहां पर। तो थ्रोम्बस एक टाइप का थक्का, खून का थक्का। ओके, तो थ्रोम्बस एक रुकावट है। आप लोग ने पढ़ा होगा थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म के बारे में। ओके, जब थ्रोम्बस का कोई पार्ट टूटेगा तो वो एम्बोलिज्म बनेगा। तो सबसे कॉमन जगह कौन सी है जहां पे थ्रोम्बस बन सकता है? तो भाई लोग, बच्चा लोग, वो है ऑप्शन नंबर सी, वेन्स में। 90% केस में वेन्स में, वो भी नीचे पैरों की तरफ, लोअर एक्सट्रीमिटीज में, नीचे की तरफ पैरों की तरफ आपका ये कॉमन एक साइट है, कॉमन एक जगह है जहां पे थ्रोम्बोसिस थक्के बन जाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 29, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। व्हाट कॉजेस टनल विजन? भाई टनल विजन क्या होता है? पहली बार सुना है। टनल जो होता है, टनल आपने देखा है, आपकी जो ट्रेन होती है वो टनल के अंदर से होके गुजरती है, कभी कभी एक सुरंग की तरफ से के में से होके जाती है। तो क्या है, टनल विजन में क्या होता है, एक सुरंग जैसा दिखाई देता है। ओके, उसी के नाम से ये टनल विजन मतलब देखना। ओके, तो आपका जो दिखता है, कैसा दिखता है? एक सुरंग की तरह दिखता है। तो वो क्यों होता है? देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो चारों ऑप्शन है ना, स्मोकिंग, अल्कोहल, बार्बिटूरेट्स और विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो इसका जो, अगर इनमें सबसे करेक्ट आंसर है, वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। बट इसमें बाकी आंसर्स भी करेक्ट है, लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर जो आप लोग को मिलेगा वो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। अदरवाइज ये ऑप्शंस भी गलत नहीं है, लेकिन सबसे सुटेबल आंसर जो है इसका, वो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। चलो जी बच्चे, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? Which one of the following organization is dedicated to protecting human health from environment harm? ऐसी कौन सी संस्था है जो कि ह्यूमन हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को बचाती है जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से? जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, अगर मान लो कहीं पे कोई इंडस्ट्री बहुत धुआं फेंक रही है, बड़ा जहरीले पदार्थ बाहर निकाल रही है, तो वो संस्था आ जाएगी और बोलेगी ये कैसे किया आपने, हमारे हमारी जो कंट्री है उसके जो लोग हैं उनकी हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका भाई राइट आंसर है इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ नाम की एक संस्था है जो कि हमें बचाती है। और अगर कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री या कोई ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, उनको जाके वो धर दबोचती है। चलिए भाई बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे उतरते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इजी भैया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्या कहता है ये? प्रोग्राम सेल डेथ किसको कहते हैं भाई? सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोग ने पिछली वाली वीडियो में भी किया था। प्रोग्राम सेल डेथ मतलब कि कौन कौन सी सेल डेथ? एपोप्टोसिस को बड़ा प्रोग्राम के साथ चलते हैं भैया ये लोग। एपोप्टोसिस जो सेल डेथ होती है, सारे इसके जो कार्यक्रम होते हैं ना, सब सुनिश्चित होते हैं बिल्कुल। वो बोलता है पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, और मैं
अड़ोसियों पड़ोसियों को परेशान नहीं करूंगा। उसका उल्टा है नेक्रोसिस, वो तो कहता है अरे मेरे ऊपर मुसीबत आई है, मैं सब लोग को में मुसीबत लाके डालूंगा। ठीक है, साइटोलिसिस मतलब क्या होता है, सेल का रप्चर हो जाना बिकॉज ऑफ द किसकी वजह से, कुछ प्रेशर, पानी अंदर चला जाएगा और उसकी वजह से ऑस्मोसिस की वजह से वो फट जाता है, एबनॉर्मल जो हो जाता है उसको साइटोलिसिस कहते हैं। लेकिन इनमें से सबसे अच्छा जो होता है वो एपोप्टोसिस होता है। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का दूसरा नाम है एपोप्टोसिस। बच्चा लोग बहुत इजी, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए जी अब चलते हैं बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 32? क्वेश्चन नंबर 32 है विद रिगार्ड टू डिस्प्लासिया विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट। भाई ये डिस्प्लासिया कहाँ से आ गया भाई? डिस्प्लासिया क्या होता है, देखिए भाई, सेल हमेशा मरेगा थोड़ी ना। अगर मान लो सेल के ऊपर कोई चोट लगेगी तो सेल जो है वो पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। वो बहुत सारे तरीके से बचा सकता है। वो सिकुड़ भी सकता है अपने आप को बचाने के लिए, वो अपने नंबर बढ़ा भी सकता है बचाने के लिए, वो अपने साइज भी बढ़ा सकता है अपने आप को बचाने के लिए। ओके, या वो अपने जो फीचर है उनको चेंज भी कर सकता है। इसको हम लोग कहते हैं सेल एडेप्टेशन। तो एक टाइप का सेल अपने आप को बचाता है इंजुरी से, मान लो कोई चोट लगी तो अपने आप को अडेप्ट करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग सेल एडेप्टेशन। तो एक टाइप का सेल एडेप्टेशन जो होता है वो डिस्प्लासिया होता है। ओके, तो डिस्प्लासिया में क्या होता है कि इसमें पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इट इनएविटेबली प्रोग्रेस टू कैंसर। वो जो अगर चेंज कर रहा है अपने आप को सेल, तो वो कैंसर में तब्दील, कैंसर में चेंज हो ही जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म मतलब कि अपना वो साइज और शेप चेंज कर लेगा। ओके, तीसरा ऑप्शन है इट इज अ फीचर ऑफ मेसेनकाइमल सेल। क्या वो मेसेनकाइमल सेल का फीचर है? नहीं, ये जो डिस्प्लासिया है वो एपिथेलियल सेल का फीचर है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कि वो अपने सेल के साइज को चेंज कर देगा। डिस्प्लासिया में सेल का जो साइज है, शेप है, उसको चेंज कर देगा। इसको हम लोग प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चा, बहुत हुआ। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 33? क्वेश्चन नंबर 33 है इन हीमोरेज लॉस्ट प्लाज्मा इज रिप्लेस्ड बाय, मान लो ब्लड बहुत ब्लड जो है वो कम हो गया है, कोई हीमोरेज हो गया है और प्लाज्मा का लॉस हो गया। तो प्लाज्मा का लॉस होने के बाद कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो उस नुकसान हुए प्लाज्मा को वापस बॉडी में रिप्लेनिश करेगा, वापस बॉडी में लाएगा? तो वो हम लोग का है ऑर्गन किडनी। और कौन सा प्रोसेस किडनी अपनाएगी? वो होगा रेनिन एंजियोटेंसिन प्रोसेस से प्लाज्मा को, वाटर को वापस खींचने की कोशिश करेगी। आई होप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए जी, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 34 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई ये तो। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रॉयल डिजीज। भाई ये राजा महाराजाओं की कौन सी बीमारी है? देखिए, राजा महाराजाओं की बीमारी हीमोफीलिया कहलाता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग की एक प्रॉब्लम, एक बीमारी होती है। क्यों कहलाता है? क्योंकि सबसे पहले ये क्वीन विक्टोरिया के खानदान में दिखाई दिखाई दी थी। उनके खानदान में ये हेरिडिटरी बीमारी है। ओके, तो इसीलिए इसको रॉयल डिजीज का नाम दे दिया गया। सो द राइट ऑप्शन है 34 क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। व्हाट इज ट्रू अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? भैया ये कैसे हो जाती है पॉइजनिंग? मान लो कोई कहीं कचरा जल रहा है। जब वो कचरा जल रहा है तो वो अधजला है, आधा जला हुआ कचरा है। उसमें से क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। सिगरेट में से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत पॉइजनस होती है। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन, इट इज हैविंग, इफ नहीं होगा, इट इज हैविंग 10 टाइम्स मोर एफिनिटी देन ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी मतलब उसकी दोस्ती, वो
इट हैज 10 टाइम्स मोर एफिनिटी देन द हीमोग्लोबिन। किससे इसकी दोस्ती 10 टाइम्स ज्यादा है? हीमोग्लोबिन से। आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है, जो दोस्ती है, वो 10 गुना ज्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले। नहीं भाई नहीं, ये 200 से 250 टाइम्स ज्यादा इसकी एफिनिटी है ऑक्सीजन के मुकाबले। मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड 200 से 250 गुना ज्यादा ज्यादा तेजी से अटैच होती है हीमोग्लोबिन से इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन तो भाई सही नहीं है। ओके, हम लोग को ट्रू ऑप्शंस देखने हैं। दूसरा ऑप्शन है 60% कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट डेडली। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का 60% कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में आ जाए तो वो डेडली नहीं होगा। भाई कैसे नहीं होगा? बहुत डेडली होगा, उसी टाइम इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन अबाउट 10% इज डेंजरस एंड नीड ऑब्जर्वेशन। नहीं, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपका, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 10% कॉन्सेंट्रेशन अगर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का तो वो इतना हार्मफुल नहीं होगा। और आप उस बंदे को जिसके अंदर 10% कार्बन डाइऑक्साइड चली गई है, आप उसको अपनी निगरानी में रखें, वो ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोला है? कॉन्सेंट्रेशन अबाउट 10% इज डेंजरस एंड नीड ट्रीटमेंट विद प्योर ऑक्सीजन फॉर मोर देन 24 आवर्स। नहीं नहीं, 10% जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी के अंदर चली गई है तो इतना डेंजरस नहीं है और उसको थेरेपी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चा लोग, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला गया है कि कोआगुलेटिव नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है? नहीं 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 नहीं, हाँ, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस किस इन्फेक्शन, कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन करता है और कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाता है? तो बच्चा लोग, राइट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। सॉरी 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 सॉरी, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गैंग्रीन। गैंग्रीन में हम लोगों को कोआगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है। ओके बच्चा लोग, तो हम लोग इसी के साथ अपना ये वाला वीडियो खत्म करते हैं। अगले बचे हुए क्वेश्चंस के लिए आप लोग देखते रहिए अगला वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। ओके।